भारत की अगर हम बात करें खास तौर पे और अभी फ़िलहाल अभी हम अगर प्रेज़ेंट टाइम की बात करें तो कौन से वाले कैंसर मेल फीमेल में ज़्यादा बढ़ रहे हैं? पहले तो ये कि कैंसर कुछ टाइम से काफ़ी बढ़ गया है। जो हम्म। हम पहले एक्सपेक्ट करते थे 50-60 इयर्स ऑफ एज में होगा, वो अब 30-40 इयर्स ऑफ एज में होने लग गया है। ठीक है। पुरुषों में बात करें तो मुंह का कैंसर, ठीक है। हेड एंड नेक कैंसर जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ। काफ़ी कॉमन है। इसके बाद लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और आंतों का कैंसर, कोलोन कैंसर। तो दूसरा इसमें पैसिव स्मोकिंग वालों को भी उतना ही रिस्क रहता है कि कोई टोबैको का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी फॉर्म के अंदर तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करें, आप सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे, तो आपने हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर की जो बात कर रहे हैं, और आपके लंग कैंसर को काफ़ी हद तक आप प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसी जांच भी है जो ये करके हम देख सकें कि कहीं हमें इस तरह का कोई कैंसर का हमें लग रहा है डाउट कि नहीं? तो ओरल कैंसर की बात की जाए तो अगर किसी को भी नॉन हीलिंग अल्सर है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसी चोट है जो कि हील बिल्कुल नहीं हो पा रही है, नेक में लिम्फ नोड्स बढ़ रहे हैं, तो ओरल एग्जामिनेशन से इस चीज़ को आसानी से पता किया जा सकता है। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि स्क्रीनिंग हम किसी भी कैंसर को तब पकड़ने की कोशिश करते हैं जब वो सिम्टम नहीं दे रहा होता, जब वो बहुत अर्ली स्टेज में होता है। आजकल प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहा है मेल्स के हाँ अंदर। जी, प्रोस्टेट कैंसर के भी इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ गए। हम सर्विकल कैंसर से ही चलते हैं क्योंकि सर्विकल कैंसर के मामले शायद ब्रेस्ट से ज़्यादा है। सर्वाइकल कैंसर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट इंटरेस्टिंगली जितनी भी अर्बन सोसाइटी है वहाँ पे इसका इंसिडेंस कम हो गया। तो सर इसमें ये तो हो गया कि इसकी वैक्सीन जिससे हम इसको रोक सकें, रोकथाम कर सकें, पर इसके लिए भी क्या ऐसी जांच भी है जिससे हम इसको पकड़ सकें? तो पैप स्मीयर बेसिकली सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवर की लाइनिंग होती है, जिसको एक स्वैब से लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि एचपीवी के सेल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो हम अर्ली उसमें उसको पकड़ सकते हैं, अर्ली स्टेज में। दूसरा सर, अगर ब्रेस्ट कैंसर की अभी भी बात करें हम तो फिर भी इनफैक्ट इसमें भी ऐसा कोई डेटा है कि जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात की कि गाँव के अंदर या सेमी अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, शहरों में कम है? पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैंसर केयर के बारे में। कैंसर के बारे में जैसा कि लोग बहुत ज़्यादा अफ्रेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक डर भी रहता है मन के अंदर, तो जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन लेंगे, राइट इंफॉर्मेशन लेंगे, सही सोर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे, जितना हम इसके बारे में नॉलेज बढ़ाएंगे, अवेयर रहेंगे, उतना ही हमारे मन से डर निकल जाएगा। तो कैंसर से जुड़े हुए जितने भी मिथ्स हैं उनके बारे में एक बार आज हम फिर से बात करेंगे, और कैसे कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट टाइम पर राइट टेस्ट क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे बीच में है सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर समीत पुरोहित। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कैंसर को एक बहुत हम जर्नली यूज़ करते हैं और कैंसर हमारे दिमाग में हम सुनते ही अक्सर ज़्यादातर सभी लोग बहुत डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। तो एक तो पहले हम इसको थोड़ा सा और इसको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पिछली कुछ सीरीज में भी हमने इसके ऊपर कुछ बात की थी। तो भारत की अगर हम बात करें खास तौर पे और अभी फिलहाल अभी हम अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कौन से वाले कैंसर मेल फीमेल में ज्यादा बढ़ रहे हैं? पहले तो ये कि कैंसर कुछ टाइम से काफ़ी बढ़ गया है। जो हम पहले एक्सपेक्ट करते थे 50-60 इयर्स ऑफ एज में होगा, वो अब 30-40 इयर्स ऑफ एज में होने लग गया है। ठीक है। पुरुषों में बात करें तो मुंह का कैंसर, ठीक है, हेड एंड नेक कैंसर जिसे बोलते हैं, हाँ। काफ़ी कॉमन है। इसके बाद लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और आंतों का कैंसर, कोलोन कैंसर, ओके। ये बहुत कॉमन है। लेडीज में जाएं तो फीमेल्स में जो कैंसर टॉप करता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर के बाद ओवरी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये बाकी कैंसर हैं जो आते हैं। ओके। तो मेल्स में जैसे आपने बात की स्पेसिफिकली कि ओरल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, और इसके अलावा आपने बताया कि प्रोस्टेट एंड कोलोन कैंसर हो गया, एंड फीमेल में आपने बोला ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये ही कॉमन है। तो ये वाले जो कैंसर हैं ये क्या प्रिवेंटेबल हैं? मतलब इनको हम रोक सकते हैं? अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट, मतलब कितना % कंट्रीब्यूट करते होंगे अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करें कैंसर? तो काफी कैंसर ऐसे हैं जो प्रिवेंशन से काफी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। हेड एंड नेक कैंसर डेफिनेटली इसमें एक ऐसा कैंसर है जिसको हम अच्छी हैबिट्स, अच्छे लाइफस्टाइल
अच्छे डाइटरी हैबिट से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी हम स्मोक या नॉन स्मोकिंग टबैको यूज करते हैं उसका अगर हम सेवन ना करें, मतलब हेड एंड नेक आपने बोला तो मुंह और गले का कैंसर। जी जी, ओके, हाँ, ठीक है। मुंह और गले के कैंसर को में ही हेड एंड नेक कैंसर आते हैं, जिसमें होंठ से लेके, जीवा से लेके, गम से लेके हर तरह का, ऊपर सॉफ्ट पैलेट का हर तरह का कैंसर आता है। तो इसको हम टबैको फ्री हैबिट से रह के काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया हेड एंड नेक का। इसके अलावा प्रिवेंशन की बात करें तो जैसा आपने बताया कि लंग कैंसर कैसे प्रिवेंट होगा? लंग कैंसर प्रेडोमिनेंटली 90% स्मोकिंग से होता है, तो स्मोकिंग को अगर कट किया जाए तो वो प्रिवेंट किया जाएगा। 10% कैंसर थोड़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इन सब भी होता है। तो हमारी रेगुलरिटी वैसी हो, हम रेगुलर एयर में ब्रीथ करने वाले हो, थोड़ा सा पोल्यूशन फ्री जगह पे रहना पसंद करें, तो जितना हद तक पॉसिबल हो। तो ये कुछ पॉसिबल वेज हैं, बट मेजॉरिटी क्योंकि स्मोकिंग से होता है, तो स्मोकिंग को अगर कर्टेल किया जाए तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि काफी स्मोकर जो काफी समय से स्मोक कर चुके हैं, वो भी अगर स्मोक 5 साल तक नहीं करते हैं तो उनका रिस्क फैक्टर नॉर्मल लोगों के जैसा ही हो जाता है। ओह, अच्छा, तो मतलब उनका वो भी रिस्क फ्री जोन में आ जाते हैं। यस, द मोर दे गो अवे फ्रॉम द स्मोक फ्री टाइम, जितना स्मोक फ्री टाइम उनका बढ़ता जाएगा उतना उनका रिस्क नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह होने लग जाएगा। ओके। तो दूसरा, इसमें पैसिव स्मोकिंग वालों को भी उतना ही रिस्क रहता है कि कोई एक स्मोक कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस ब्रेक में आपने देखा होगा ज्यादातर लोग ऐसे बाहर कहीं जाते हैं, ऐसा कॉर्पोरेट में वो खड़े हैं बाहर स्मोक कर रहे हैं या कहीं पर भी, और उनके साथ और भी लोग खड़े हुए, तो वो उतना उनके लिए भी क्या प्रॉब्लम? डेफिनेटली पैसिव स्मोक बहुत हानिकारक है। पैसिव स्मोक क्योंकि वो आपके आसपास के फैमिली मेंबर्स, कलीग्स जो आपके एक्सपोजर में रहते हैं, आपने तो स्मोक किया थ्रू बड, सिगरेट बड से आपने तो फिल्टर आउट किया, बट जो उसके ऐश हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, फ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो सारे आपके क्लोथिंग के थ्रू दूसरा आदमी इन्हेल करता है, एंड दैट इज सपोज टू बी मोर डेंजरस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर जाते हैं और उनका एक्सपोजर फिर बच्चों के साथ रहता है। तो इसलिए बच्चों में जैसा देखा जाए लंग हैजर्ड्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। तो आपने बताया जैसे कि अगर आप टोबैको का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी फॉर्म के अंदर तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे, तो आपने हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर की जो बात कर रहे हैं, और आपके लंग कैंसर को काफी हद तक आप प्रिवेंट कर सकते हो, राइट? तो कुछ ऐसी जांच भी है जो ये करके हम देख सकें कि कहीं हमें इस तरह का कोई कैंसर का हमें लग रहा है डाउट कि नहीं? तो ओरल कैंसर की बात की जाए तो अगर किसी को भी नॉन हीलिंग अल्सर है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसी चोट है जो कि हील बिल्कुल नहीं हो पा रही, या नेक में लिम्फ नोड्स बढ़ रहे हैं, तो ओरल एग्जामिनेशन से इस चीज को आसानी से पता किया जा सकता है। तो और लंग कैंसर लो डोज सीटी स्कैन, जिसे HRCT कहते हैं, वो एक स्क्रीनिंग मेथड है जो कि ईयरली एडवाइस किया जाता है उन लोगों में जो कि 25 इयर्स प्लस स्मोकर्स रहे हो एंड हुज एज इज मोर देन 50 इयर्स। तो उनमें एडवाइस है अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा कि आप ईयरली CT स्कैन कराएं, और ये मेजोरिटी लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में पिक कर लेता है। ओके, तो मतलब आपने बताया इसमें कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक तो कि भाई हो ही ना, ट्राई करें कि, तो उसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें अगर आपने तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग अगर बंद कर दी तो आप काफी हद तक उसको रोक सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसी स्क्रीनिंग है, कुछ जांच आप कराते रहें, जिसके अंदर आपने बोला कि ओरल एग्जामिनेशन हुआ, आप डेंटिस्ट या आपने ENT डॉक्टर के पास जाकर उसको स्क्रीन करा सकते हैं, या फिर एक आप छाती का, चेस्ट का एक लो डोज CT स्कैन आपने बताया। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो वो करा के देखिए कि कहीं इस तरह की प्रॉब्लम या ऐसा कुछ कैंसर होने की संभावना कुछ है कि नहीं। तो इसमें सर कैंसर में जैसा हमने बात किया कि जो हम जांच कराते हैं, तो उस जांच कराने का मेन मोटिव होता क्या है? मतलब स्टेज का पता करना, या उसका स्टेज पे पहुंचने से पहले ही उसको पकड़ना? हाँ, तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज यही है कि स्क्रीनिंग हम किसी भी कैंसर को तब पकड़ने की कोशिश करते हैं जब वो सिम्टम नहीं दे रहा होता, जब वो बहुत अर्ली स्टेज में होता है, क्योंकि लंग्स हो गए, हमारा स्टमक हो गया, कोलॉन हो गया, ये सारी ऐसी चीजें जहाँ पे एक्सपेंशन का चांस बहुत होता है। तो लंग कैंसर में जब गांठ शुरू होती है तो वो कुछ महीनों में जाके एक्सपैंड होती है, जब वो एक्सपैंड होती है तब वो सिम्टम्स देती है। तो स्क्रीनिंग
द आइडिया बिहाइंड स्क्रीनिंग इज टू कैच होल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूमर या कैंसर एट अ वेरी वेरी अर्ली नेसेंट स्टेज, ताकि हम उसको इमीडिएटली कर पाए, सर्जरी करके हटा पाए या लोकल रेडिएशन से मार पाए, जिससे स्क्रीनिंग करने से जितने भी कैंसर्स पाए जाते हैं क्लोज टू 99% उनका क्योर रेट्स होता है। ओह अच्छा, तो मतलब ये सभी तरह के ओरल के जो भी कैंसर हो गए, आपका लंग्स का कैंसर हो गया। दूसरा इसमें आपने बात की, हम क्योंकि अभी मेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो फिर प्रोस्टेट कैंसर पे आ गए। प्रोस्टेट ये भी आजकल प्रोस्टेट कैंसर काफी ज्यादा बढ़ ही रहा है मेल्स के अंदर। हाँ जी, प्रोस्टेट कैंसर के भी इंसिडेंस काफी बढ़ गए हैं पिछले कुछ टाइम से। बिल्कुल। प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है, तो यूजुअली ये 50 इयर्स के बाद ही प्रेजेंट करता है, और इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि यूरिन में रुकावट होना, ड्रिबलिंग होना, बार बार रात को यूरिन आना या यूरिन के जरिए ब्लड आना, या फिर एडवांस स्टेजेस में ये सिस्टमिक सिम्टम्स दे देता है, जैसे वेट लॉस होना या कमर में कहीं पे दर्द होना। तो ये सिम्टम्स अगर शुरुआती यूरिनरी सिम्टम्स के हैं तो प्रोस्टेट कैंसर एक चीज हो सकती है। तो उसके लिए टाइमली हमको एक टोटल पीएसए का टेस्ट होता है, जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, तो उससे हम इस कैंसर को पकड़ सकते हैं। राइट राइट। तो ये भी फिर प्रिवेंटेबल है, मतलब हम उसको एक प्रिवेंटेबल मतलब प्रिवेंशन कर सकते हैं, काफी हद तक इसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सकता है स्क्रीन करके, और फिर उसके बाद इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। तो अगर ऐसे बात करें तो देखिए सर, जो बहुत ज्यादा कॉमन कैंसर है उनका मतलब स्क्रीनिंग भी अवेलेबल है कि भाई हम उनको जांच करके जल्दी पकड़ भी सकते हैं, और दूसरा उनको जितना हो सके हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जो कई हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, जो हमारी कुछ इस तरह की हैबिट्स है, उनको हम बदल के, जैसा आपने टोबैको की बात की। अब मेल के बाद सर हम फीमेल्स में चलते हैं। तो फीमेल में जैसा अभी हम सर्वाइकल अवेयरनेस मंथ भी बना रहे हैं, और उसके ऊपर वैसे गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा काम कर रही है। अभी बजट के अंदर इस चीज का भी प्रावधान रखा है कि जो HPV वैक्सीन है वो भी अवेलेबल कराई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम सर्विकल कैंसर से ही चलते हैं, क्योंकि सर्विकल कैंसर के मामले शायद ब्रेस्ट से ज्यादा है। तो आप सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे उसको रोकथाम किया जा सकता है, या उसके लिए किस तरह की जांच उपलब्ध है? सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम हिंदी में ग्रीवा का कैंसर भी कहते हैं, यूट्रस के मुंह को यानी बच्चेदानी के मुंह को बोलते हैं सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा बढ़ गया है, बट इंटरेस्टिंगली जितने भी अर्बन सोसाइटी है वहां पे इसका इंसिडेंस कम हो गया है, क्योंकि पैप स्मीयर का चलन अब काफी हो गया है। अच्छा, शहरों में कम होने लग गया है, गाँव में फिर भी काफी केसेस आते हैं। सर्वाइकल कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि हम अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी से या फिर पुअर हाइजीन से या स्मोकिंग से इनसे फैलता है। तो अगर आपका अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो आपके चांसेस HPV इन्फेक्शन होने के और उससे सर्वाइकल कैंसर होने के बढ़ जाते हैं। तो ये समझने वाली चीज है कि अगर HPV इन्फेक्शन आज होता है तो इसको 20 से 25 से 30 साल लग जाते हैं कैंसर को बनने में। अच्छा। तो उस टाइम में इतना लेटेंसी पीरियड मिलता है इस वायरस को, और इतना लेटेंसी पीरियड इंडिविजुअल को ही मिलता है। लेटेंसी पीरियड क्या है सर? लेटेंसी पीरियड का मतलब जब से इन्फेक्शन हुआ है और जब से सिम्टम या कैंसर की बना अच्छा लक्षण आने शुरू हुए हैं, तो इसका विंडो या लेटेंसी पीरियड इतना लंबा होता है। तो किसी को आज इन्फेक्शन हुआ तो उसको 20 से 25 से 30 साल लग जाएंगे कैंसर को कन्वर्ट होने में। इसलिए वैक्सीन का चलन है कि आपको जब भी इन्फेक्शन हो उससे पहले ही आप वैक्सीन ले लो, ताकि इस इन्फेक्शन से कंट्रोल किया जाए। राइट। इंटरेस्टिंगली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की वजह से क्लोज टू 95% तक कंट्रोलेबल है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले इसको वैक्सीन को दे देना चाहिए। अच्छा। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी 12th 14th ईयर में हो जाती है, तो इसलिए 9 इयर्स के बाद ये चलन है कि आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दे सकते हैं। अच्छा। तो आफ्टर 9 इयर्स ऑफ एज टिल द एज ऑफ 45 इयर्स आप उसको दे सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस 9 to 26 इयर्स भी बोलती हैं, बट हमारे देश में इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 45 इयर्स ऑफ एज ऑल्सो। ओके ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में जैसा हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर के मामले काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जो छोटे शहर हैं, सेमी अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ हैं,
वहां पर मामले काफी ज्यादा हैं। शहरों के अंदर भी है पर कंपैरेटिवली कम है। पर इसके लिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज कैंसर की रोकथाम के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, तो उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। तो जो फीमेल चाइल्ड है, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है इसके लिए, और वो 9 से 14 साल की उम्र में लगाई जा सकती है, जिसमें 2 डोज या 3 डोज होती है। Yes. वो एज के ऊपर आपका एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 9 to 15 ईयर्स ऑफ एज है तो 2 डोजेज सफिशिएंट है। 15 ईयर्स के बाद आप लगवाते हो तो 3 डोजेज एटलीस्ट लेनी चाहिए। और जिन्होंने नहीं लगवाई है, मतलब वो एज आप मान के चलिए कि उनकी 25-30 से ज्यादा है, तो वो लोग वो भी यूज कर सकते हैं, बट उनकी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा, कम रहेगी। उसकी कम हो जाएगी। एफिकेसी कम हो जाएगी बट इफेक्टिव रहेगी फिर भी। अच्छा, फिर भी तो वो भी लगा सकते हैं डॉक्टर से बात करके। तो सर इसमें ये तो हो गया कि इसकी वैक्सीन जिससे हम इसको रोक सकें, रोकथाम कर सकें, पर इसके लिए भी क्या ऐसी जांच भी है जिससे हम इसको पकड़ सकें? तो सर्वाइकल कैंसर के जो मैं बता रहा था कि काफी इंसिडेंस कम हो गया है, उसका मेन कारण यह है कि काफी लोग अब पैप स्मीयर कराने लग गए हैं। पैप स्मीयर एज अ पार्ट ऑफ काफी जॉब्स का करिकुलम में होता है, स्क्रीनिंग होता है पैप अच्छा, स्मीयर। हेल्थ पैकेज का भी आजकल तो का प्लान होता है। yes. तो पैप स्मीयर बेसिकली सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवा की एक लाइनिंग होती है, जिसको एक स्वैब से लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि एचपीवी के सेल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो हम अर्ली उसमें उसको पकड़ सकते हैं, अर्ली स्टेजेस में। ओके। पैप स्मीयर यूजुअली 21 ईयर्स की एज के बाद किया जाता है और एवरी 3 ईयरली रिकमेंडेड है। अच्छा। हाँ, आप अगर 30 ईयर्स प्लस हो जाते हैं तो पैप स्मीयर के साथ आप एचबीवी डीएनए का टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि अगेन 3 ईयर्स तक किया जाता है। ओके। और 65 ईयर्स के बाद इस टेस्ट को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर आपके टेस्ट नेगेटिव रहे हैं तो 65 ईयर्स की लेडीज अगर है तो वो इस टेस्ट को स्टॉप कर सकती है। तो सर इसमें जैसे अगर किसी ने वैक्सीन ले रखी है एचपीवी, उसके बाद भी उसको पैप स्मीयर टेस्ट कराने की जरूरत है? हाँ, रिकमेंडेशन कहती है कि पैप स्मीयर टेस्ट फिर भी कराना चाहिए वैक्सीन लेने के बाद। अच्छा, फिर भी जरूरत है, पर आपकी चांसेस कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। और चाहे आपने एक सिंगल डोज बाद में भी ली हो 25 की एज के बाद भी, बट आपको फिर भी पैप स्मीयर टेस्ट अपना एक बार जरूर कराते रहना है। राइट सर। इसके अलावा अगर हम बात करें सर सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए आपने कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी बताए, बट अगर सिम्टम्स की बात करें खास तौर पे कि सिम्टम कई बार, क्योंकि खास तौर पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो अक्सर सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, और कई बार गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कई और भी होती हैं, तो वो कॉमन सिम्टम होते हैं। तो वो कई बार सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम है या उनको कोई और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनके सिम्टम्स को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ज्यादातर भारत में देखें भी तो सर सर्वाइकल कैंसर या किसी भी तरह के खास तौर पे कैंसर की बात करें तो लेट स्टेज पर ही पहुंचते हैं। तो ऐसे क्या मतलब रेड फ्लैग्स है या वार्निंग साइंस है जिसमें उनको बिल्कुल अवेयर होना, अलर्ट होना है और तुरंत डॉक्टर से मिलना है? तो जैसे आपने बोला सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स काफी ओवरलैपिंग है नॉर्मल पीरियड से या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ फीमेल से, बट कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो ये है कि बिल्कुल अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, अच्छा, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ड्यूरिंग कोइटस सेक्सुअल एक्टिविटी के ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल सेक्सुअल कोइटस है, तो ये सारे फीचर्स ये बताता है कि शायद सर्वाइकल कैंसर के चांस हो रहे हैं आपको। ओके, तो ये रेड फ्लैग्स है, ये रेड फ्लैग साइन है। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मिलके एग्जामिनेशन और पैप स्मीयर कराना चाहिए। दूसरा सर, अगर ब्रेस्ट कैंसर की अभी भी बात करें हम, तो फिर भी इनफैक्ट इसमें भी ऐसा कोई डेटा है कि जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात की कि गांव के अंदर या सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा है, शहरों में कम है। ब्रेस्ट कैंसर में भी ऐसा कुछ है कि शहरों के अंदर डेटा लोग कम है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और गाँव में ज्यादा, ऐसा कुछ है? तो ब्रेस्ट कैंसर में डेटा थोड़ा सा उल्टा है। अच्छा, अर्बन में ज्यादा इंसिडेंसेस है, शहरों में ज्यादा है और रूरल में कम है। और इसका मेन रीजन जो है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हार्मोन का एक्सपोजर, स्मोकिंग, लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर सपोज टू बी प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो जिनका जो लेडीज जितने ज्यादा उनके बच्चे होते हैं उतने टाइम तक उनको हार्मोन एक्सपोजर कम रहता है। ओके। तो अगर आपके बच्चे कम हैं या अगर आपका कोई बच्चा नहीं तो आपका रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ जाता है। अच्छा। ऐसी अर्ली मिनार्की और लेट मिनोपॉज भी एक रिस्क फैक्टर है। तो शहरों में देखा गया है कि ये रिस्क ज्यादा है। ओके, राइट। तो ये रिस्क फैक्टर है, पर ये एक एग्जैक्ट कारण नहीं है, बट रिस्क फैक्टर है। बट सर अब इसमें क्या एक सिंपल सा ऐसा मतलब जिससे वो थोड़ा इसको
टाइमली रहते हुए डिटेक्ट कर पाएं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की भी हम बात करते हैं कि अगर आपने समय रहते हुए इसको पकड़ लिया तो इसका पूरी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है और ये क्योर हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक हाईली हाईली क्योरेबल इलनेस है, बट जरूरी यह है कि इसको हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ें। तो आपको अगर ब्रेस्ट में कोई भी लंप, कोई भी गांठ दिखती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। वो ज्यादातर लंप कैंसर के पेनलेस होते हैं एज कम्पेयर टू पेनफुल लंप्स। तो लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये लंप तो पेनलेस है तो हमें चिंता की जरूरत नहीं, बट कैंसर के लंप्स इनवेरिएबली पेनलेस होते हैं। इसके अलावा निप्पल में फिशरिंग होना, निप्पल का क्रैकिंग होना, निप्पल का अंदर इंसर्ट हो जाना, या ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या बगल में भी गांठ का महसूस होना, या वेन्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाना, तो ये इंपॉर्टेंट साइंस हैं कि हमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस है। दूसरा, ब्रेस्ट में कई गांठें ऐसी भी होती हैं जो दोनों ब्रेस्ट में पाई जाती हैं, जिन्हें फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, बट वो यूजुअली यंग लेडीज में, यंग फीमेल्स में पाई जाती हैं, जो कि पेनफुल होती हैं। तो एनी पेनलेस लंप आइसोलेटेड यानी एक साइड पे यूनिलेटरल लंप हमेशा चिंता का विषय रहता है। ओके। तो इसमें ये तो लक्षण बता दिए, सिम्टम, और सिम्टम्स पे कई बार कोई बहुत ज्यादा मतलब उतना ध्यान देता भी नहीं है, इग्नोर भी कर देता है। इसके लिए भी कोई किसी तरह की जांच है जो सबको करानी चाहिए और किस एज में करानी चाहिए? सो ब्रेस्ट कैंसर पर से या ब्रेस्ट का लंप देखने के लिए अगर आपकी एज 40 ईयर से कम है तो अल्ट्रासाउंड इज अ गुड टेस्ट टू डू। 40 से कम में, 40 ईयर्स से उम्र कम है तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट इज अ गुड टेस्ट। 40 ईयर से ज्यादा है तो मेमोग्राम ऑफ ब्रेस्ट बायलेटरल, दोनों साइड का मेमोग्राम प्लस अल्ट्रासाउंड इज यूजुअली रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर इनमें भी चीज क्लियर नहीं हो रही तो हम एमआरआई करते हैं, और उसमें भी क्लियर नहीं होती तो फिर हम एफएनए या बायोप्सी करते हैं, सुई की जांच करते हैं। अच्छा, उससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। नहीं तो जिनको सिम्टम ना हो, लक्षण ना हो, तो उन लोगों को भी टेस्ट कराने की जरूरत? डेफिनेटली। ब्रेस्ट क्योंकि काफी एक फाइब्रस टिश्यू है तो अंदर लंप काफी समय तक बिना कुछ तंग किए पड़ा रहता है, तो उसको अगर वहीं पे पकड़ लें तो बहुत ईजी होता है उसको ट्रीट करना, और क्योर के चांसेस 95% प्लस हो जाते हैं। अच्छा। तो ये भी स्टेज 0 भी होता है इसका कुछ ब्रेस्ट कैंसर? स्टेज 0 तब होता है कि जब ये लंप बनना शुरू हो रहा है, बट इसने टिश्यूज को इन्वेड करना नहीं शुरू किया, टिश्यूज को पेनिट्रेट करना नहीं शुरू हुआ। स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो गांठ होती है वो ब्रेस्ट तक सीमित रहती है। स्टेज 3 में वो ब्रेस्ट से निकल के बगल में चली जाती है, जिन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट की इस कैंसर को रोकें एज अ चेक पॉइंट। तो स्टेज 3 में वो रोकते हैं और साइज में बड़े होते जाते हैं। बट एक टाइम बाद जब तक वो नहीं रोक पाते तो फिर वो वहां से निकल के बाकी शरीर में चले जाते हैं, जिसे स्टेज 4 बोलते हैं। राइट। तो जो मेमोग्राफी आपने बताया है कि जो जांच है, जांच में अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तब भी आप कराते हैं तो वो स्टेज 0 में भी आप उसको पकड़ सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो स्टेज 0 अगर हमें पता लगता है कि वहां पर कुछ हमें लीजन लग रहा है तो उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? अगर स्टेज 0 है तो एक स्टेज 0 में भी एक लंप पाया जा सकता है ब्रेस्ट में। अच्छा। अगर किसी के ब्रेस्ट में लंप है तो जरूरी नहीं कि वो स्टेज 1 और 2 हो गया, वो स्टेज 0 भी हो सकता है। बट उसने पेनिट्रेट करना नहीं शुरू किया है। तो उसमें भी सर्जरी करी जाती है, और उसके बाद सिंपल एक ओरल टैबलेट जो कि 4-5 साल के लिए लेनी होती है, हार्मोन की, वही ट्रीटमेंट होता है उसका। उसके बाद पेशेंट क्योर हो जाता है? बिल्कुल। राइट। तो इसमें ब्रेस्ट के साथ एक आपने जैसा बताया महिलाओं के अंदर ओवेरियन कैंसर भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो ओवेरियन कैंसर की क्या लक्षण है, या उसके लिए भी कोई किसी तरह की जांच उपलब्ध है जिससे हम उसको समय रहते हुए पकड़ सके? तो ओवेरियन कैंसर यूजुअली ओवरीज जो होती हैं यूट्रस से अटैच होती हैं, ट्यूब से, और वहां पे स्पेस काफी होता है एक्सपेंड करने का। तो इसलिए अर्ली स्टेज में जब भी ओवेरियन कैंसर होता है कोई सिम्टम्स नहीं आते। वो ओवरी से गांठ बनी, गांठ धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगती है, पानी बनाने लगती है। पानी शुरुआत में पेल्विस में आता है, पेल्विस में ही जाता है। जब वो और बढ़ता है तब लोगों को सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। तो लेडीज आमतौर पे ओवेरियन कैंसर में स्टेज 3 में, स्टेज 4 में ही रिप्रेजेंट करती हैं। स्टेज 1 और 2 में बहुत इंसिडेंटल डिटेक्शन की, अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें पता लग गया। यहीं पे स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंस आ जाती है कि अगर आप अर्ली स्टेज में जाएंगे तो आप जल्दी पकड़ लेंगे उसको। स्टेज 3, स्टेज 4 में डिजीज थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। तो ओवेरियन कैंसर भी क्या कॉमन है महिलाओं में? भारत में बहुत कॉमन है, काफी ज्यादा। अच्छा। ये किस एज में अगर वो चाहें कि अपनी जांच करा के, अगर समय रहते हुए ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है और लक्षण भी कोई नहीं है, तो कौन सी जांच करानी चाहिए? ओवेरियन कैंसर के लिए बेस्ट जो
जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, ओके। स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री चल रही है ओवरी अच्छा, कैंसर जैसे की या ब्रेस्ट कैंसर की, हम्म किसी की मदर को या नानी साइड को या फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर की हिस्ट्री है, तो उनको अपना अल्ट्रासाउंड वंस अ ईयर करवाना चाहिए और 50 इयर्स के बाद तो डेफिनेटली करवाना चाहिए। ओके ओके। तो सर जैसे ब्रेस्ट कैंसर में तो हम बात करते हैं कि जेनेटिक हिस्ट्री जो है वो इतना % कंट्रीब्यूट करती है कि अगर आपकी फैमिली में है तो आपको होने की संभावना इतना प्रतिशत है, बट लाइफस्टाइल ज़्यादा असर डालती है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो ओवेरियन कैंसर में भी क्या लाइफस्टाइल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या जेनेटिक ही ज़्यादा होता है? नहीं, ओवेरियन कैंसर में लाइफस्टाइल का कंट्रीब्यूशन नहीं है। रिस्क फैक्टर्स ओवेरियन कैंसर के बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं। अच्छा, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये रिस्क फैक्टर है, बट हाँ जेनेटिक 5 to 10% लोगों में होता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। और जैसे जैसे और जीन्स पता लगते जा रहे हैं, पता लग रहा है कि ये परसेंटेज शायद और ज्यादा हो, 25 to 30% लोगों में हो। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि ओवेरियन कैंसर भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर इसके लिए भी जैसे आप अपना अगर स्क्रीनिंग टेस्ट कराने जाते हैं, जांच कराने जाते हैं, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो समय रहते हुए आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और ये भी फिर क्योर हो जाता है। यस यस यस, ओवरी कैंसर भी हाईली क्योरेबल रहता है। ओके। जितना एडवांस स्टेज में हो उतना क्योर करना मुश्किल हो जाता है। ओवरी कैंसर को रिप्रेजेंट करता है ब्लड टेस्ट CA-125। अच्छा। तो CA-125, बट उसकी लिमिटेशन ये है कि अर्ली स्टेजेस 1 और 2 में CA-125 हार्डली 50% लोगों में बड़ा होता है। तो अगर किसी का CA-125 नॉर्मल है तो ये जरूरी नहीं कि उसको कैंसर नहीं हो। ओके। 50% ऐसा हो सकता है कि उसको कैंसर हो। ओके, पर अल्ट्रासाउंड में वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, राइट सर। इसके अलावा सर एक और अगर हम कैंसर की बात करें, जैसे आपने कॉमन कैंसर की बात की, पर उसमें आपने लिवर या गॉल ब्लैडर के कैंसर की बात नहीं की, तो वो उतना क्या कॉमन भारत में नहीं है सर? नहीं, लिवर और गॉल ब्लैडर का कैंसर टॉप 5 कैंसर में नहीं आता। ओके। ऑल ओवर इंडिया। अगर नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें, अराउंड गंगा बेल्ट की, तो उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर काफी कॉमन है। एंड वी कॉमनली सी गॉल ब्लैडर कैंसर इन आवर क्लिनिक्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बट ओवर अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया बोला जाए तो यूजुअली टॉप 5 में नहीं आता, उसके नीचे आता है। ओके ओके। और लिवर कैंसर भी? लिवर कैंसर के लिए भी अब बहुत सारी मोडालिटीज हैं जिसको हम देते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट से लेके लिवर सर्जरी से लेके एडवांस स्टेजेस में इम्यूनोथेरेपी, अच्छा, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इंटरवेंशन जिसमें टेस और टेयर को भी यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। लिवर कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण अगर बात करें तो वो क्या है सर, कॉमन कारण? तो लिवर कैंसर आमतौर पे या तो आपको हेपेटाइटिस की बीमारी रही हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल शराब का इंटेक बहुत ज्यादा हो, जो कारण लिवर को फेल करते हैं वो सारे लिवर कैंसर के कारण है। जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हो गया, अल्कोहल हो गया, फिर आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बहुत कॉमन है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो सारी चीजें हैं, वो लिवर कैंसर को बनाती हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर का मुख्य कारण गॉल स्टोन्स है। अच्छा। 90% लोगों जिनको गॉल ब्लैडर कैंसर होता है उनको गॉल स्टोन्स होते हैं। इसका विपरीत सही नहीं है कि अगर लोगों को जिनको स्टोन्स है 90% चांस है कि कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जिनको कैंसर होता है गॉल ब्लैडर कैंसर, 90% लोगों को गॉल स्टोन्स निकलते हैं जो कि इरिटेशन कर रहे होते हैं गॉल ब्लैडर में, और वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए फिर गॉल ब्लैडर की सर्जरी एडवाइस की जाती है कि अगर आपको स्टोन है तो। इसमें आपने जो बात की लिवर कैंसर के बारे में खास तौर पे, जिसमें कई रीजन आपने बताया कि हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, या फिर अगर आप शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, इसके अलावा आपको फैटी लिवर जो कि आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज है, तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं लिवर कैंसर होने को। तो ये सब चीजें तो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी की खास तौर पे जैसे हम वैक्सीन की बात करते हैं, तो उससे क्या हम हेपेटाइटिस बी से होने वाले कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस यस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगेन इज वेरी इफेक्टिव। वही 3 कोर्स का शॉट्स होता है उसमें, और वो भी मोर देन 90% प्रोटेक्शन देता है हेपेटाइटिस बी के लिए, जो कि इन टर्न लिवर कैंसर को बचाता है। राइट राइट। तो जो जिनको हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव होता है, तो उनको क्या लिवर कैंसर होने उनको होता ही है पॉसिबिलिटी, या बढ़ जाती है? नहीं, उनको पॉसिबिलिटी या चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो उनको डेफिनेटली लिवर कैंसर होगा। बट हाँ, लिवर खराब होना, लिवर में फाइब्रोसिस होना, सिरोसिस होना, क्रोनिक लिवर डिजीज होना, तो उसके बाद लिवर कैंसर आता है। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब जो वैक्सीन की बात की, तो इसके अंदर वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की सबको लेनी चाहिए, और अगर फीमेल्स में बात करें तो आपकी एचपीवी की वैक्सीन उनको लेनी चाहिए। तो एचपीवी की वैक्सीन क्या छोटे बच्चों में, मेल्स में भी दी जा सकती है? हाँ, तो एचपीवी वैक्सीन कुछ टाइम से
छोटे बच्चों में, मेल चाइल्ड में भी दी जाती है। अच्छा। ये बेसिकली पैपिलोमास के अगेंस्ट काम करती है, पैपिलोमा ग्रोथ को रोकती है। ओके। तो ये एनल कैंसर में हो गया, पिनाइल कैंसर में हो गया, तो इन सब में प्रिवेंटिव होती है, एनल वॉर्ड्स के अगेंस्ट प्रिवेंटिव होती है। तो अब सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है मेल या फीमेल बोथ सेक्सेस में अप्रूव्ड है, ये दी जाती है। है। ओके। तो वैसे जैसे हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं या जांच की, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जांच कराते हैं तो हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में क्या हमें हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट भी कराना चाहिए? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो अगर किसी का कई बार पॉजिटिव होता है तो फिर उसको वायरल मार्कर्स शुड बी इंक्लूडेड। ऑल राइट, ये अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए सर, गॉल ब्लैडर का जैसे कैंसर आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें भी अगर हम प्रिवेंशन की बात करें या स्क्रीनिंग की बात करें तो कोई ऐसी जांच उपलब्ध है जिसके ज़रिए हम इसको भी समय रहते हुए डिटेक्ट कर सकें, और अगर समय रहते हुए डिटेक्ट कर लिया गॉल ब्लैडर का कैंसर तो क्या वो ठीक तरीके से क्योर हो जाता है? तो गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा। गॉल ब्लैडर कैंसर आमतौर पे एडवांस स्टेजेस में ही पता लगता है। सिर्फ 10-20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये अर्ली स्टेज में पता लग पाता है। बट एक प्लेन अल्ट्रासाउंड से आप गॉल ब्लैडर कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए ईयरली स्क्रीनिंग यूजुअली हेल्प करती है। अगर डिजीज इस बीच में उठी और बड़ी अग्रेसिव है तो इट्स टफ, बट ईयरली स्क्रीनिंग विल हेल्प। काफी लोग ईयरली स्क्रीनिंग में ही पिक कर जाते हैं कि गॉल ब्लैडर में पॉलिप है या गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में थिकनिंग है, माइल्ड स्टोन है, सर्जरी करी और फिर पता लगा गॉल ब्लैडर कैंसर था। तो ये लोग काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो आपने जैसे सर पॉलिप की बात की, तो ऐसे तो कई बार जब अल्ट्रासाउंड वगैरह ऐसा चेकअप कराते तो सिस्ट हो गए, पॉलिप हो गए, खासतौर पे गॉल ब्लैडर पॉलिप काफी लोगों को दिखता है, या सिस्ट भी हो गया, तो इन लोगों को क्या ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए? इसमें गॉल ब्लैडर पॉलिप या सिस्ट काफी कॉमन हो जाता है। इसमें कोई पैनिक करने वाली चीज नहीं है। बस ये है कि एक टाइमली फॉलोअप लेके एक रीस्कैन करके थोड़े टाइम बाद देख लेना चाहिए। अच्छा। 3 से 6 महीने बाद दोबारा स्कैन करके देख लिया अल्ट्रासाउंड की पॉलिप का साइज सेम है कि नहीं है, वो बड़ा तो नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिप से ऐसे चिंता वाली कोई चीज नहीं है। ओके, मतलब उसका रेगुलर बेस पे एटलीस्ट 6 मंथ के फॉलोअप करते रहे, ये करते रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खासतौर पे कि कुछ ऐसे भी कैंसर हैं कि जिनको लेकर कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती, या ज्यादा उनको लेकर कोई हम लोगों को स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं, अगर ऐसे डिटेक्ट होते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे कैंसर्स देखे, जैसे कि स्पाइन के अंदर भी कुछ कैंसर्स या कुछ ट्यूमर होते हैं, या जैसे सुना है कि टेस्टिकुलर कैंसर होता है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, थायराइड कैंसर भी। तो ऐसे किस तरह के कैंसर है, अगर ऐसे कुछ हमें डिटेक्ट होते हैं तो उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है? तो अगर ऊपर से स्टार्ट करूं तो हेड एंड नेक कैंसर्स अर्ली स्टेज में मोर देन 90% क्योरेबल है। जैसे ही सिम्टम लगे, कुछ लगे, आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। थ्रोट के कैंसर्स रेडिएशन से हाईली क्योरेबल होते हैं। थायराइड कैंसर जैसे आपने अभी बताया, थायराइड कैंसर में क्योरेबिलिटी बहुत हाई होती है। इवन एडवांस स्टेजेस में वो कई साल तक कंट्रोलेबल रहते हैं। अच्छा। लंग कैंसर में कुछ पर्टिकुलर कैंसर ऐसे हैं जो कि बहुत इजीली कंट्रोल रहते हैं और काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। फिर प्रोस्टेट कैंसर के आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, अर्ली स्टेजेस में भी और एडवांस स्टेजेस में भी अच्छा कंट्रोल रहता है। अच्छा। कोलोनिक कैंसर, कोलोन कैंसर, आंत का कैंसर, अर्ली स्टेजेस में हाईली क्योरेबल है। स्टमक कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर कभी कभी अग्रेसिव हो सकते हैं, और इसी तरह नीचे जाएं तो ओवरी का कैंसर एडवांस स्टेजेस में अग्रेसिव हो सकता है। बट सर्वाइकल कैंसर है, लिमिटेड है, क्योरेबिलिटीज बहुत हाई है। इसी तरह ओवेरियन कैंसर अर्ली स्टेज में क्योरेबिलिटीज बहुत हाई है। एंडोमेट्रियल कैंसर, इनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी रहती है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल के टाइम पे हाईली क्योरेबल है। एडवांस स्टेजेस में भी बहुत अच्छा कंट्रोलेबल है, वो बहुत अच्छा। अगर स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट भी हमारे पास होता है तो हम उसको टाइम फ्रेम कई साल बोलते हैं कि आप कंफर्टेबली कई साल आराम से ठीक रहेंगे। ओके। तो nowadays things have changed, modalities have changed, they are much better tolerable, and the prognosis has changed a lot. राइट। और ऐसे ही किडनी के कैंसर भी? डेफिनेटली किडनी का कैंसर इज अगेन वेरी गुड। 8-10 साल पहले सिर्फ 1-2 टैबलेट्स होती थी, बट अब इम्यूनोथेरेपीज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी ओरल टैबलेट्स हैं। तो किडनी के कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत अच्छा
रहते हैं। राइट राइट। Yes. बट इन सभी कैंसर में एक ही चीज है कि जितना जल्दी आपने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया, और बिल्कुल। अर्ली डिटेक्शन में आपकी स्क्रीनिंग का मतलब जांच, कुछ बिल्कुल। स्पेसिफिक जांच कराने का बहुत बड़ा बिल्कुल। रोल है। पर समहाउ सर इसमें वही लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि उनको लगता है कि एक ब्लड टेस्ट के जरिए वो सभी तरह के कैंसर का पता लगा सकते हैं, और वहीं पर थोड़ी सी गलतफहमी, कंफ्यूजन बन जाता है कि सभी तरह के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी है, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समेयर की जांच है, और ओरल कैंसर के लिए तो आपको ओरल स्क्रीन ही कराना पड़ेगा बिल्कुल। एक बार, या कुछ आप सेल्फ एग्जामिनेशन करके भी माउथ का माउथ सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बट यूजली माउथ में थोड़ा अंदर देखना मुश्किल हो जाता है, तो डीएलस्कोपी की जा सकती है। दूसरा, नेक को सही से एग्जामिन आप डॉक्टर से ही करा सकते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, बट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की सेंसिटिविटी में जमीन आसमान का डिफरेंस रहता है। तो इसलिए वंस इन अ व्हाइल आपको डॉक्टर से एक बार चेकअप कराना चाहिए। एक कैंसर रह गया सर, जैसा आपने कोलोन कैंसर की बात करी, पर कोलोन का पहले हम देखते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बट उसके पीछे भी मैं कुछ रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें आया था कि जो ज्यादा रेड मीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में कोलोनिक कैंसर ज्यादा होता है। तो भारत में इसका रीजन क्या है सर इंक्रीज होने का? भारत में रीजन जो है ओबेसिटी है, अच्छा, डाइटरी चेंजेस हैं, इंक्रीज इन डायबिटीज है। डाइटरी चेंजेस किस तरह के सर? फैटी डाइट, अच्छा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाँ, तो ये कोलोनिक कैंसर को काफी इंक्रीज करते हैं। ओके। हमारा जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, जितना डाइट में स्पाइसेस ज्यादा होंगे, जितना जंक फूड ज्यादा होगा, उतना हमारे कोलोनिक कैंसर को चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके ओके। एक सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से हम बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि आजकल जैसा कि लोगों को आईबीएस, आईबीसी, आईबीडी वगैरह, एंड इनफैक्ट और भी कई तरह की जो एलर्जी की इश्यूज रहते हैं, सीलिएक डिजीज वगैरह, तो ऐसे लोगों को एंडोस्कोपी उन्होंने कहा था कि एक 45-50 की एज के बाद वो जरूर कराते रहें। तो क्या आईबीएस वाले भी लोग रिस्क में आते हैं? तो आईबीएस में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनमें कैंसर तो नहीं होता, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आईबीडी वाला, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उनमें 4 to 5% चांस होता है कैंसर में कन्वर्ट होने का। तो उन लोगों को टाइमली अपने टेस्टिंग कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। अच्छा, कोलोनोस्कोपी उनको, ताकि वो एक बार देख सके। या फिर जिनको किसी तरह की हिमेरॉइड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर उनको, कई पेशेंट जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, तो वो भी क्या एक रिस्क फैक्टर होता है किसी तरह की कोलोनिक कैंसर? तो कई स्टडीज हैं जिन्होंने बोला है कि आपका कोलोनिक ट्रांजिट टाइम फूड का जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क फैक्टर आपको बढ़ जाएगा। अच्छा, जितना ज्यादा होगा, ओके, अच्छा अच्छा। तो अगर आप का कोलोनिक ट्रांजिट टाइम कई आवर्स है या कई डेज है, तो जिसका कई डेज है उसका कोलोन उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल से ज्यादा एक्सपोज्ड है, उसके टॉक्सिन से उतना ज्यादा एक्सपोज्ड है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो एक रिस्क फैक्टर होता है। राइट। तो कॉन्स्टिपेशन इस चीज को और बढ़ाता है। जहां तक पाइल्स की बात है, पाइल्स रिस्क फैक्टर नहीं है, बट पाइल्स का प्रेजेंटेशन और रेक्टल कैंसर का प्रेजेंटेशन कभी कभी बहुत कॉमन होता है। अच्छा, ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। राइट, तो लोग पकड़ नहीं पाते उसको, या जिन फिजिशियंस को दिखाया वो शायद नहीं पकड़ पाते, या पाइल्स की तरह सर्जरी कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि ये कैंसर था। ओहो। तो इसमें पीएसए का, तो जैसे आपने बताया कि 45-50 की एज के बाद अपना एक ब्लड का जांच पीएसए आप करा के देख सकते हैं, या अपना अल्ट्रासाउंड आप कराने जाएं तो उसमें वो प्रोस्टेट को चेक कर सकते हैं कि कहीं प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है कि नहीं, ताकि आप उसको समय रहते हुए अगर लगता है कि कुछ कैंसर के चांसेस हैं तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। कोलोनिक कैंसर या कोलोन कैंसर या बड़ी आंत जिसको हम कहेंगे, इसके कैंसर को पकड़ने के लिए क्या जो जांच है कोलोनोस्कोपी वो सबके लिए रिकमेंडेड है? सो आइडली जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि 50 इयर्स के बाद आपको कोलोनोस्कोपी हर मेल को करानी चाहिए। अच्छा। और एक सीईए का टेस्ट होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है बट सजेस्टिव टेस्ट होता है, बट कोलोनोस्कोपी आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज इज एडवाइज्ड। ओके। पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्री या ब्लैक अमेरिकन जो है या अफ्रो अमेरिकन जो है, उनको 40 इयर्स ऑफ एज के बाद बोला गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, तो 40 इयर्स के बाद उनको कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। और आम रेगुलर पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन के लिए 50 इयर्स प्लस के लिए कोलोनोस्कोपी एडवाइजेबल है। इसके अलावा सर कोई और ऐसा कैंसर जिसके लिए कोई ऐसी स्क्रीनिंग या कोई जांच उपलब्ध है जिसको हम समय रहते हुए पकड़ सकते हैं? तो
ब्लड में किसी भी तरह की कोई कैंसर ऐसे कोई वो नहीं, हम कोई किसी भी तरह का स्क्रीन करके नहीं पकड़ सकते, और कोई इस तरह के कोई लक्षण भी उसमें ज्यादातर नहीं। आमतौर पे ब्लड कैंसर्स की बड़ी शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है, तो इसलिए स्क्रीनिंग कभी हेल्प नहीं करती उनमें। राइट। बट अदरवाइज सर, जैसे हम बात करें कि मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं कैंसर्स का, अगर इनके ऊपर भी काम कर ले तो आई थिंक 50-60% से ज्यादा कैंसर को हम डेफिनेटली इससे ज्यादा हम लोग को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी अभी जैसे सर सर्विकल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बात चल रही है, और तो इसमें कुछ आप और भी कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे, या कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप कुछ और एडवाइज करना चाहेंगे जिन बातों का वो ध्यान रखें, अगर आप इसको कंक्लूड करें तो? So 4th February is observed as World Cancer Day across the world. इसका मेन एम्फेसिस ये है कि हम उन सर्वाइवर्स को वो करते हैं who have emerged victorious after fighting from cancer. Simultaneously, it is also a wake-up call to all the general people that you should be aware कि आपकी फिजिकलिटी में नॉर्मल क्या है। अगर आपको अपने रेगुलर से कुछ भी डिफरेंट लग रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने थरो टेस्ट कराने चाहिए। कितनी टाइम के लिए रेगुलर से डिफरेंशिएट, मतलब 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता? जैसे किसी के परसिस्टेंट लंप है और वो लंप बढ़ता जा रहा है तो वो डिफरेंट है। किसी के आवाज में एकदम से बैठापन आ गया, होर्सनेस ऑफ वॉइस स्टार्ट हो गई। किसी के कफ है, 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा कफ है। किसी के खांसी बलगम में ब्लड आने लग गया है। किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता था लेकिन अब मोशन उसका लूज होने लग गया है। ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हो गई हैं, ब्लड का यूरिन में पास होना, मोशन में पास होना, क्रोनिक वेट लॉस हो जाना। क्रोनिक वेट लॉस मतलब मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट लॉस इन द लास्ट 6 मंथ्स, या परसिस्टेंटली फीवर रहना, लो ग्रेड फीवर। तो ये सारे अबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में आप अपने को इमीडिएटली दिखाएं। इसके अलावा बहुत अच्छे स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने को कैंसर फ्री रख सकते हैं। आप रेगुलर स्क्रीनिंग जाके हॉस्पिटल्स में, लैब्स में अवेलेबल है, जिसमें मेजर जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं उनके अगेंस्ट टेस्ट अवेलेबल हैं। बड़े इजी टेस्ट हैं, कोई डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, मैमोग्राम, इस तरह के टेस्ट हैं। लेडीज के लिए पैप्समियर मैमोग्राम उसमें अवेलेबल होता है। अगर ऐसा कुछ भी निकलता है तो आपको इमीडिएटली दिखाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मेथड्स आजकल के टाइम पे अवेलेबल हैं। तो इन कैंसर वी हैव कम अप अ लॉन्ग वे, and this 4th Feb is the celebration of that. ट्रू, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया। इसमें आपने सभी तरह के स्क्रीनिंग टूल भी बताए कि हम सिम्टम आने से पहले ही कैंसर को कैसे पकड़ सकते हैं। और जैसा आपने बताया एक बहुत ही अच्छी बात कि बहुत सारे कैंसर तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, अभी अगर हम देखें, जिनका सबसे ज़्यादा रोल भारत के अंदर है, कैंसर जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनको हम टाइम रहते हुए प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन करके पकड़ सकते हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा कैंसर का कॉज कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैंसर में, उनका क्योर भी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बट ये है कि हमें थोड़ा सा और अवेयर होना, अलर्ट होना है। और जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम हमारे नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं उनको पहचान सकें, और उसमें नॉर्मल हमारी बेसलाइन हैबिट्स में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है, हमारी बॉडी की तरफ से कुछ भी ऐसा सिग्नल हमें मिल रहा है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना। तो आई थिंक कैंसर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना अर्ली हम उसको पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, चाहे किसी भी तरह के टेस्ट के ज़रिए या किसी भी तरह के लक्षण के ज़रिए, उतना ही उसको हम ठीक तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। और बाकी आपने जैसा बताया कि काफ़ी सारे ऐसे कैंसर भी है जो चाहे थोड़ा लेट स्टेज पर भी डिटेक्ट होते हैं, पर उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से उपलब्ध है। मैं समझता हूँ इन सब बातों के बारे में जितने हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उतना ही उनके मन में से जो कैंसर को लेकर डर है वो कम होता जाएगा। और डरने से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कैंसर को लेकर अवेयर होएं, खुद भी अवेयर होना ज़रूरी है और आपको अपनों को भी अवेयर करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।